हेलो एंड वेलकम गाइस। हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से। चैप्टर 1 था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से स्टार्ट किया था। क्या व्हाट इज़ अ क्रॉप, ये हम लोगों ने देखा था सबसे पहले। देन उसके अंडर में खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स आते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखा था, जिसके अंडर में 7 प्रैक्टिसेस आता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉयल हम लोगों ने देखा था, कैसे सॉयल को रेडी करते हैं सोइंग से पहले। देन प्लॉगिंग टिलिंग यूज़ करते हैं उसी में। देन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में बिफोर सोइंग द सीड्स it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. तो मिट्टी को जो है हम लोग लूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस उसमें यूज़ करते हैं। बीज को सो करने के लिए, बीज को लगाने के लिए मिट्टी के जो क्लम्प्स बने हुए रहते हैं उसको तोड़ा जाता है ताकि अच्छा यील्ड आए, अच्छा उपजाऊ हो फसल। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। बहुत सारा टूल्स यूज़ किया जाता है इसके लिए। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लॉग, हो एंड कल्टीवेटर। प्लॉग वो जो हल हम लोग यूज़ करते हुए देखे हैं ट्रेडिशनल मेथड, वो प्लॉग होता है। तो प्लॉग में हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो प्लॉग को हम लोग बेसिकली सॉइल को टिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, एडिंग फर्टिलाइज़र करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर वीड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। वीड्स का मतलब बताया था मैंने, खरपतवार जो फसल के बीच में अनवांटेड प्लांट्स जो आ जाते हैं, जो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं प्लांट्स के लिए एक्चुअली। तो वो सब को रिमूव करने के लिए भी प्लॉग का यूज़ किया जाता है, हल का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ये लकड़ी का बना होता है बेसिकली, और पेयर ऑफ बुल्स से उसको ड्रॉ किया जाता है। और अदर एनिमल्स भी कभी कभी यूज़ किया जाता है, हॉर्सेज एंड कैमल्स, बट मोस्टली बुल्स यूज़ किए जाते हैं। इट कॉन्टेंस स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन का एक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, जिसको प्लॉ शेयर कहा जाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे प्लॉ शेयर दिया हुआ है, दिखाया गया है हल के नीचे वाला पार्ट को, जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। देन द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। जो मेन पार्ट होता है वो लंबा लकड़ी का एक लॉग होता है, इज़ कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट। उसको प्लॉ शाफ्ट बोला जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, नीचे फिगर 1.1 का ए में दिया हुआ है पूरा प्लॉ का स्ट्रक्चर। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के वन एंड में हैंडल होता है। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और बुल्स के नेक पे जो लगा रखा जाता है उसको बीम बोला जाता है। देखिए बीम कैसे रखा हुआ है दोनों बुल के नेक पे, उसको बीम कहते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। एक पेयर ऑफ बुल्स होना चाहिए और एक मैन होना चाहिए, तो ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज नाउअडेज। जो इंडिजीनियस वुडन प्लॉ, लकड़ी का जो प्लॉ होता था, इंडिजीनियस घरेलू जो वुडन प्लॉ होता था पहले, हल जो यूज़ किया जाता था, वो बहुत तेज़ी से रिप्लेस किया जा रहा है लोहे का प्लॉ से आजकल, ये देखा जा रहा है। उसके बाद का जो एक टूल है वो है हो, HOE हो।
इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये छोटा सा टूल होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, किसान लोग यूज़ करते हैं इसको वीड्स को निकालने में और मिट्टी को लूज़ करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। इसका एक लॉन्ग रॉड होता है जो वुड का बना होता है और आयरन का होता है, या तो आयरन का होता है या तो वुड का होता है। ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। और एक साइड में बेंट किया हुआ प्लेट लगा हुआ रहता है, फिक्स किया हुआ रहता है टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, जो कि ब्लेड की तरह काम करता है। ये देखिए डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ फिगर 1.1 बी में। हो इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको एनिमल पुल करते हैं, डायग्राम में अच्छे से दर्शाया गया है। देन आता है एक और कल्टीवेटर। यहाँ देख रहे हैं कल्टीवेटर। नाउ इट इज़ प्लॉगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किया गया यूज़ किया गया कल्टीवेटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर को यूज़ करने से लेबर का भी बचत होता है, लेबर यूज़ नहीं करना पड़ता है, और टाइम भी बहुत बचत होता है, मेहनत भी बहुत कम लगता है, वही लेबर कम लगता है। देन सोइंग। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. Sowing तो important part है ही, हम सब जानते हैं। बीज को लगाना उसको ही sowing बोलते हैं। तो sowing से पहले before sowing गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। अच्छा क्वालिटी का हेल्दी सीड्स सेलेक्ट किया जाता है ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, ताकि उपज अच्छा हो। फार्मर्स जनरली वैसे सीड्स को चूज़ करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ऐसा कोई सीड्स है जो वाटर में फ्लोट करता हो? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या वो हल्का है या हैवियर है, भारी है, जो डूब गया है उससे? वाई वुड दे बी लाइटर। वो लाइटर क्यों होता है? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दोज लाइटर। जो सीड्स डैमेज होते हैं, जो ख़राब हो गया रहता है, वो अंदर से खोखला हो जाता है, हॉलो हो जाता है, और इसलिए वो लोग लाइटर हो जाता है, हल्का। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, सो सिंपली एक्सप्लेन्ड। हल्का हो जाता है, हॉलो हो जाता है तो हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है तो वो पानी में तैरने लगता है। तो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोग कैसे सेपरेट कर सके हेल्दी सीड्स को और ख़राब सीड्स को। हेल्दी सीड्स जो होता है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा पानी में, और जो ख़राब हो गया सीड्स है वो ऊपर में तैरने लगेगा, क्योंकि वो हॉलो हो जाता है, हल्का हो जाता है। हॉलो मीन्स खोखला। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. सोइंग करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक टास्क का ध्यान रखा जाना चाहिए, जानना चाहिए। अबाउट द टूल्स यूज्ड, कौन सा टूल्स यूज़ किया जा रहा है सोइंग के लिए। तो ट्रेडिशनल टूल देखते हैं क्या है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो ट्रेडिशनली यूज़ किया जा रहा है, पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा है, वो एक फनल की तरह होता है। जैसे यहाँ पिक्चर में दिया गया है, दो फार्मर है, उनके पास देखिए एक फनल टाइप का एक टूल है, उसमें वो सीड्स को डाल रहे हैं और धीरे धीरे वो नीचे में मिट्टी में आ जा रहा है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 और मोर पाइप्स। उसके अंदर पाइप्स है, हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, और वो जो उसका एंड होता है, शार्प एंड, वो सॉइल में घुसा हुआ रहता है। एंड प्लेस द सीड्स देयर, और सीड्स को वहाँ प्लेस कर देता है। इजीली ये अच्छे से पिक्चर में दर्शाया गया है। इसके बाद एक और टेक्निक है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल नाउअडेज, ये पिक्चर में भी दिया गया है, सीड ड्रिल 1.2b। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो इसको ट्रैक्टर्स में लगाया जाता है, ट्रैक्टर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है।
सीड ड्रिल को। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो है ये टूल जो है इसके द्वारा सीड्स को सो किया जाता है और यूनिफॉर्मली सो किया जाता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे सो किया जाता है और इक्वल डेप्थ पे सो किया जाता है। गहराई भी, डेप्थ का मतलब गहराई भी बराबर रहता है बाकी सारे सीड्स से और डिस्टेंस भी बराबर रहता है बाकी सारे सीड्स से। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया जाता है इसमें। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर किया जाता है कि सीड्स जो है कवर किया जाए सॉइल से आफ्टर सोइंग। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये बचाता है बर्ड्स से, ताकि बर्ड्स उसको खा ना पाए सीड्स को, वो मिट्टी से ढक जाना चाहिए। ऐसा ये सीड ड्रिल में होता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ये बहुत सारा मेहनत से भी बचा देता है और बहुत सारा टाइम भी इसमें सेव हो जाता है सीड ड्रिल में। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. Appropriate distance होना ज़रूरी होता है सीड्स के बीच में, क्योंकि बहुत नज़दीक अगर सीड्स को लगा दिया जाए तो जब उसका प्लांट होगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो ओवर क्राउडिंग टाइप हो जाएगा और एयर पास होने का जगह नहीं रहेगा, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. प्रॉपर डिस्टेंस, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे जब सीड्स को लगाया जाए, सो किया जाए और उसका प्लांट्स हो, तो उसको सफिशिएंट सनलाइट मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है और वाटर मिल पाता है अच्छे से सॉइल से। ये फ़ायदा है यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन करने का सीड्स के बीच में। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी समय पे कुछ प्लांट्स को रिमूव भी किया जाता है ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आइए देखते हैं क्या है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जो सब्सटेंस जो है ऐड किया जाता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ताकि प्लांट्स जो हो वो हेल्दी ग्रो हो, उसको अच्छा हेल्थ मिले, तो वो सारे चीज़ों को मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल जो है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है क्रॉप प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है ये एसेंशियल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप in the same field. In certain areas farmers grow crop after crop in the same field. कभी कभी देखा गया है कि फार्मर्स एक ही फील्ड में एक क्रॉप होने के बाद फिर उसमें दूसरा क्रॉप लगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। कभी भी वो फील्ड खाली नहीं रहता है। एक क्रॉप खत्म होता है तो दूसरा क्रॉप फिर लगाया जाता है। तो इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। क्या हम लोग सोच सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा? न्यूट्रिएंट्स तो बहुत कम हो जाता होगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। बार बार कंटिन्यूअस कल्टीवेशन होने के वजह से सॉइल जो है पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स उसमें मैन्योर ऐड करते हैं ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से रिप्लेनिश हो और सॉइल अच्छा हो जाए, रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाए, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। फार्मर जो यूज़ करते हैं मैन्योर, उसमें उसको मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर अच्छे से मैन्योरिंग नहीं किया जाए, इनसफिशिएंट मैन्योरिंग हो, तो प्लांट्स वीक हो जाते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल सब्सटेंस है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है, प्लांट का पत्ता, प्लांट का ट्रंक जो बहुत दिनों से सड़ जाता है, फिर एनिमल वेस्ट, काऊ डंग, ये सब बहुत दिनों से सड़ने लगता है। सड़ने के बाद मिट्टी में मिलने लगता है और फिर वो बन जाता है मैन्योर।
फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउड इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं कि एक गड्ढे में प्लांट का वेस्ट, ख़राब हो गया प्लांट या मरा हुआ प्लांट, उसका लकड़ी को या पत्तों को उसमें डंप करते हैं, एनिमल वेस्ट को उसमें डंप करते हैं, काऊ डंग ये सब डंप किया जाता है पिट्स में, गड्ढे में, और उसको छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए। डिकम्पोज होना माने सड़ना। तो सड़ने के बाद फिर मैन्योर उससे पाया जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये डिकम्पोजिशन जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया आता है, उसको डिकम्पोज करता है, उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देता है, फिर उसके बाद हम लोग मैन्योर पाते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। वर्मी कंपोस्टिंग भी हम लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे। तो वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब भी यही होता है ऑलमोस्ट। देन हम लोग देखते हैं और क्या है इसमें। फर्टिलाइजर्स है यहाँ पे। फिर मैन्योर तो हम लोग देखें, फर्टिलाइजर्स देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल्स होता है, वो मैनमेड होता है, मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया होता है फैक्ट्रीज़ में, जो कोई एक न्यूट्रिएंट में रिच होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होता है? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्रीज आर यूरिया अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सब का फैक्ट्रीज होता है, यहाँ पे बनता है फर्टिलाइजर्स। तो ये सब एग्जांपल्स है फैक्ट्रीज के। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो ये फर्टिलाइज़र जो होता है फार्मर्स का बहुत हेल्प करता है बेटर यील्ड पाने के लिए, बेटर प्रोडक्शन पाने के लिए। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद, एक्सेसिव यूज़ होने के बाद ये फर्टिलाइजर्स जो है ये बैड इम्पैक्ट देने लगा है। मीन्स सॉइल लेस फर्टाइल होने लगा, फर्टिलिटी सॉइल का कम होने लगा है, सॉइल ख़राब होने लगा है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र के द्वारा ज़्यादा यूज़ होने से वाटर पोल्यूशन भी होने लगा है। कैसे हो रहा है वो आगे हम लोग देखेंगे। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। इसका मतलब यह है कि फर्टिलाइज़र्स को हम लोगों को कम यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके हम लोगों को मैन्योर यूज़ करना चाहिए जो नेचुरल है और हेल्दी भी है, सॉइल के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। और कभी कभी फील्ड को अनकल्टिवेटेड भी छोड़ देना चाहिए बीच बीच में, ताकि जो सॉइल जो है, जो लेस फर्टाइल हो गया है, फर्टिलिटी लूज़ कर गया है, उसको टाइम मिल पाए फर्टिलिटी गेन करने के लिए। जो हम लोग बैक टू बैक क्रॉप्स लगा देते हैं, किसान लोग बैक टू बैक क्रॉप लगाते हैं, तो बैक टू बैक क्रॉप लगाने से फर्टिलिटी कम हो जाता है सॉइल का। तो बीच बीच में कभी कभी गैप छोड़ना चाहिए, गैप रखना चाहिए, तो सॉइल उससे हेल्दी हो जाएगा। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो सॉइल का टेक्सचर को अच्छा करता है, सॉइल का क्वालिटी को अच्छा करता है, सॉइल का जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, ताकि वो पानी को रिटेन कर पाता है अच्छे से। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसमें सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स भर देता है एकदम। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। ये एक अलग टेक्निक है, क्रॉप रोटेशन। इससे भी हम लोग सॉइल का न्यूट्रिएंट्स जो है बढ़ा सकते हैं, या सॉइल का न्यूट्रिएंट्स को वापस ला सकते हैं क्रॉप रोटेशन से। कैसे होगा आइए देखते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ये किया जाता है अलग अलग क्रॉप्स अल्टरनेटली उसी फील्ड पे ग्रो करने से। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। नॉर्थ इंडिया में देखा गया है कि फार्मर जो है पहले लेग्यूम्स ग्रो करता है फॉडर के लिए, जानवरों के खाना पीना ये सब के लिए फॉडर, लेग्यूम्स को ग्रो करता है, लेग्यूम प्लांट्स। देन अगले सीज़न में व्हीट ग्रो करता है। तो दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। तो ये हेल्प करता है सॉइल को रिप्लेनिश करने में। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड
टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है ताकि ये प्रैक्टिस और करे। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट रिजोबियम बैक्टीरिया। These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix the atmospheric nitrogen. हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, जो पल्सेस प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसके रूट्स में रिजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। और हम लोग आगे देखते हैं यहाँ डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके ये बुक में दिखाया गया है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आफ्टर रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहता हूँ मैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। तो हमेशा डिफरेंस बिटवीन करने के लिए ऐसा सामने सामने लिख करके बॉक्स बना करके ये ऐसा डिफ्रेंशिएट करने से मार्क्स स्कोरिंग अच्छा होता है। तो फर्टिलाइज़र नंबर 1 पॉइंट में बोलता है फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और मैन्योर में बोलता है मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। सेकंड में फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। इसमें मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। 3 में फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर provides a lot of humus to the soil. Fertilizers are rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. मैन्योर में ये न्यूट्रिएंट्स थोड़ा कम होता है, लेकिन मैन्योर नुकसान नहीं पहुंचाता है प्लांट्स को। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है रिच होता है ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है, बट इन लॉन्ग रन ज़्यादा समय से यूज़ करने से फर्टिलाइज़र बहुत ही हार्म करता है प्लांट्स को भी, और आगे चल कर के वो सॉइल को भी, और आगे चल कर के जो ह्यूमन बीइंग हम लोग वो प्लांट्स के द्वारा जो सीरियल्स या फिर ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल्स को खाते हैं, तो हम लोग भी उसका प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। प्रॉब्लम हम लोगों को भी होता है फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने से। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर दिया हुआ है। क्या एडवांटेजेस है? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर को फर्टिलाइजर से बेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दिस इज़ बिकॉज इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, पानी को होल्ड करके रखने का क्षमता। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इसको पोरस बनाता है सॉइल को पोरस बनाता है, मीन्स उसके बीच में जगह हो जाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें ऑक्सीजन जा सकता हो इजीली, बाहर आ सकता हो, गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो पाता है इजीली। ये फ़ायदा है मैन्योर का। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर को बढ़ाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो डिकम्पोजिशन में अच्छा काम आता है वैसे माइक्रोब्स। और बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स को हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स गेन करने में। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। देन इरिगेशन है। इरिगेशन माने पानी को पटाना, पानी चलाना, प्लांट्स को पानी देना, ये शॉर्ट में। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सारे लिविंग बींग्स को वाटर चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होता है, फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होता है। प्लांट्स contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. वाटर तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सीड्स का जर्मिनेशन जो होता है वो ड्राई कंडीशन में नहीं होता है भीगने के बाद ही जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन माने अंकुरित होना। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, घुल जाता है वाटर में, वो सारे प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचता है वाटर के ज़रिए। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो वाटर जो है क्रॉप्स को बचाता है, फ्रॉस्ट से भी बचाता है और हॉट एयर करेंट से भी बचाता है। गर्मी के दिन में हॉट एयर करेंट्स
और ठंड के दिन में फ्रॉस्ट, उससे भी बचाता है, ठंडी से भी बचाता है और बहुत एक्सेसिव गर्मी से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसीलिए फील्ड्स को हमेशा रेगुलरली वाटरिंग किया जाना चाहिए ताकि हेल्दी क्रॉप्स हो पाए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। तो वाटर का जो सप्लाई करना है क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल पे, इसको ही तो इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग टाइप का इरिगेशन लगता है, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग टाइप का इरिगेशन लगता है और अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप का इरिगेशन लगता है। जैसा क्रॉप है, जैसा सॉइल है, जैसा सीज़न है, उसके अकॉर्डिंग इरिगेशन किया जाना चाहिए। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। तो समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा होता ही है। वाई इज़ इट सो? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? हाँ, आई थिंक ऑब्वियसली, क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होता है, उस टाइम धूप गर्मी रहता है तो वाटर इवापोरेट हो जाता है बहुत जल्दी, तो सॉइल ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। तो प्लांट्स को उस समय में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है गर्मी के टाइम पे। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। इसके बाद सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में हम लोग देखते हैं क्या है। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। मीन्स कहाँ कहाँ से हम लोग पानी ला सकते हैं और वाटरिंग कर सकते हैं खेतों में, फील्ड्स में। तो इसमें वेल्स यूज़ होता है, ट्यूब वेल्स यूज़ होता है, पॉन्ड्स यूज़ होता है, तालाब, नहर, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स, बहुत कुछ पिक्चर्स में देखिए अच्छे से दर्शाया गया है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स मीन्स पुराने समय से जो मेथड्स यूज़ होते आ रहे हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। ये जो वेल्स है, कैनल्स है, लेक्स है, यहाँ से बहुत सारा मेथड यूज़ करके पानी को फील्ड्स के तक लेके जाया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड। कैटल को भी यूज़ किया जाता है और ह्यूमन लेबर को भी यूज़ किया जाता है पानी को ले जाने के लिए। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये सब मेथड चीपर भले ही, सस्ता भले ही है, लेकिन लेस एफिशिएंट है। लेस एफिशिएंट मीन्स लेस कारगर, कारगर उतना नहीं है। क्यों? द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, और भी ट्रेडिशनल वेज जो वेरियस ट्रेडिशनल वेज वो है मोट, चेन पंप, ढेकली एंड राहत, लीवर सिस्टम, ये सब है। तो पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप्स। पंप्स को यूज़ किया जाता है जो डीजल और बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी से चलता है। ये देखिए यहाँ पिक्चर्स में क्या क्या दिया हुआ है। इसको मोट बोलते हैं। मोट मीन्स देखो, वेल से निकाला जा रहा पानी और फिर पानी को यहाँ पे डाला जा रहा है। तो ये सब बहुत टाइम लग रहा है ये सब में, ये दिखाया गया है। देन ये है चेन पंप, ये चेन से ये घूम रहा है और पानी यहाँ से निकल रहा है, खेतों में जा रहा है। ये है ढेकली, यहाँ इधर वेट दिया हुआ है और इधर से पानी उठता है और फिर वो खेतों में जाता है। और ये है राहत, इसमें काव को यूज़ किया जाता है या कोई कैटल को यूज़ किया जाता है पानी को उठाने के लिए। तो ऐसे बहुत तरीके से वेज हैं इरिगेशन के, और ये ट्रेडिशनल वेज है, ये सब पुराने वेज हैं। पेज नंबर 8 में जो था। अभी नेक्स्ट पेज में जो दिया हुआ है ये मॉडर्न मेथड्स दिया हुआ है। ये देखिए अभी मॉडर्न मेथड में क्या क्या यूज़ हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो सबसे मेन चीज़ हो जाता है मॉडर्न मेथड्स में कि पानी को बचा करके इकोनॉमिकली कैसे यूज़ करते हैं, वेस्ट होने नहीं देता है। और पुराने मेथड्स में पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें पहला है सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड
वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये अनइवन लैंड, जहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होता है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो फवारे की तरह पानी का, माने बारिश टाइप का किया जाता है, फवारे जैसा, फाउंटेन की तरह स्प्रिंग किया जाता है, उस पर छिड़का जाता है पानी। Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. Figure 1.5a, ये 1.5a में दिया हुआ स्प्रिंकलर सिस्टम। ऐसे करके परपेंडिकुलर पाइप लगाया गया है और इससे पानी फवारे की तरह स्प्रिंकलिंग हो रहा है, छिड़का जा रहा है। इससे पानी का वेस्टेज भी कम हो रहा है और जो पर्पस है वो भी पूरा किया जा रहा है। नंबर 2 में दिया गया है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें रूट्स के सामने में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। फ्रूट प्लांट्स वाटरिंग करने के लिए, गार्डन्स में यूज़ करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी एकदम बर्बाद नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर। ये एक वरदान की तरह है। बून का मतलब वरदान, BOON बून। तो ये वरदान की तरह यूज़ होता है, वरदान की तरह काम आता है। जहाँ पे पानी का कमी है वहाँ पे पानी का बर्बादी से बचाता है ये सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। डायरेक्टली रूट में दिया जाता है। ये देखिए यहाँ डायग्राम में प्लांट के रूट में देखिए ये दिया हुआ है पॉइंट्स, डायरेक्ट रूट में पानी जा रहा है, तो पानी का वेस्टेज एकदम नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स देखेंगे, कैसे खरपतवार से बचाव किया जा सके। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें से आप लोग रिवीजन कीजिए उसको। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र, इरिगेशन का मेथड्स, ओल्ड मेथड्स एंड न्यू मेथड्स मीन्स ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स, क्या डिफरेंस आया है, क्या है दोनों में फ़र्क। तो ये सब आप लोग फिर से रिवाइज़ कीजिए एक बार। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए ये चैप्टर को। थैंक यू।